This is SK Singh welcoming you all on our channel Science Study Center and Young's Mind Academy online classes. Welcome students. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में. ऑप्टिक्स के सीक्वेंस में जो हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे. रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन आपने देखा था कि म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. आज इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमेशा एग्जाम में आता है. बच्चों जरा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक. तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिज्म का. तो प्रिज्म का केस या प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाता है. ये रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन का ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो प्रिज्म की बात करेंगे. प्रिज्म ऑब्वियसली बच्चों आपने देखा होगा प्रिज्म प्लेन सरफेसेस होते हैं और प्लेन सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के डिस्कशन पे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे. तो प्लेन सरफेसेस प्रिज्म सबने देखा है कि एक सरफेस, दूसरा और तीसरा, ये 3 प्लेन सरफेसेस से मिलकर एक प्रिज्म बन जाएगा. तो प्रिज्म का अगर कोई भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो उसमें हमेशा एक बात आएगी, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक. तो एंगल ऑफ द प्रिज्म हर एक्सप्रेशन में होगा. तो एंगल ऑफ द प्रिज्म सबसे पहली चीज है कि आप उसे ध्यान से पहचान लें, ठीक. प्रिज्म में दो ही फिनोमेनाज होते हैं, दो ही फिनोमेनाज हैं जिसको आपको पढ़ना है. पहला डेविएशन, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म को पास करता है, जैसे रे ऑफ लाइट, जैसे ये प्रिज्म ग्लास का है, ठीक, ये ग्लास का प्रिज्म है, और रे ऑफ लाइट अगर एयर से आया और इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा. जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा और वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक. तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर रे ऑफ लाइट कुछ देर, है ना, ट्रेवल करेगा प्रिज्म के अंदर और उसके बाद वो बाहर निकलेगा, ठीक है. 2 बार प्लेन सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होगा तो हमें उन दोनों सरफेसेस में स्नेल्स लॉ की बात करनी होगी. तो जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म को पास करता है तो वो अपने इनिशियल डायरेक्शन से मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है. तो डेविएशन के कैलकुलेशन की बात आती है प्रिज्म में, पहली चीज. तो प्रिज्म की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो रेस को डेविएट करता है. तो डेविएशन हम लोग पहला स्टडी करेंगे. और दूसरा फिनोमेना होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन मीन्स जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे आप इंसिडेंट कराएंगे, कोई प्रिज्म आप ले लीजिए और उस पे जब आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्रेड हो जाता है. इसका मतलब आगे अगर आप कोई स्क्रीन लगाएंगे तो उस पे स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, उसमें सारे कलर्स, है ना, विबग्योर के हिसाब से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है. तो व्हाइट लाइट को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ये अलग अलग कर देता है और वो कलर्स अलग अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाइट लाइट नहीं दिखाई देता. और जब भी व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्रेड हो जाता है तो इसी फिनोमेना को डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है. इसी फिनोमेना को आप डिस्पर्जन बोलेंगे. तो डेविएशन और डिस्पर्जन. तो पहले स्टेप में हम लोग डेविएशन की बात करेंगे आज और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्पर्जन की बात करेंगे, ठीक है. तो डेविएशन की जब बात करेंगे तो यहाँ कोई सा भी फॉर्मूला लिखने से पहले एक वर्ड आने वाला है, एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म. ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, एंगल ऑफ द प्रिज्म. प्रिज्म के एंगल को शो करने के लिए कैपिटल ए सिंबल यूज करेंगे, एंगल ऑफ द प्रिज्म. अब ये देखिए, जब प्रिज्म आप देखेंगे तो इसमें 3 डिफरेंट एंगल्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. एक एंगल ऊपर, ये नीचे, एक इधर, ठीक. किस एंगल को एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है. ये जरूर ध्यान रखिए, 3 एंगल है, उसमें कौन सा होगा एंगल ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म के हर फॉर्मूले में एंगल ऑफ द प्रिज्म की बात तो आएगी ही. एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल, ठीक है, बोलते हैं. तो प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है. जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं अभी कि एक रे ऑफ लाइट इन केस अगर ऐसा है, एक रे ऑफ लाइट इधर से आया, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक. ऑब्वियसली ऐसा फील करिए कि जैसे इधर एयर है और ये प्रिज्म ग्लास का है और रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक, और वो हमारे प्रिज्म के पहले सरफेस पे इंसिडेंट हो गया, ठीक है. और जब इंसिडेंट हो गया तो रिफ्रैक्शन होगा, वो प्रिज्म के अंदर जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा
और रिफ्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करेगा, दैट इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो यहां पर देखिए एक चीज आपको बताई थी कि जब भी आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कुछ भी पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से ही मेजर करेंगे और तभी आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक, और जब आप नॉर्मल से मेजरमेंट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस में बार बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ठीक, एंगल को शो किया जाएगा, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म किसको बोलेंगे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप कैसे लेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस एंगल को आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए रेयरर से अगर डेंसर में रे ऑफ लाइट जाता है, रेयरर से डेंसर में, तो रेयर से डेंसर में जाने पर इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, रेयरर से डेंसर में जाने में इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए जो रे ऑफ लाइट सीधा जाना चाहता था, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक, और यहाँ तक जब पहुंचेगा तो यहाँ तक तो वो ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, और जैसे ही वो इस सरफेस पे आया तो अब वो बाहर फिर से एयर में इमर्ज करना चाहता है, और यहाँ पर फिर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये, और रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रेवल करेगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ गया। तो बच्चों एंगल ऑफ द प्रिज्म की बात मैं कर रहा था। एंगल ऑफ द प्रिज्म का मतलब देखिए कि जिस फेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा और जिस फेस से रे ऑफ लाइट इमर्ज करेगा, इन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो अगर किसी ने आपको प्रिज्म बना के दे दिया कि ये प्रिज्म है, एंगल ऑफ द प्रिज्म बताइए, तो हम लोग नहीं बता सकते जब तक रे डायग्राम ना दिखाया जाए कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, किस फेस पे इंसिडेंट हो रहा है। अगर रे ऑफ लाइट इस फेस पे इंसिडेंट हुआ और ऐसे चला और इस फेस से इमर्ज कर गया, तो इस फेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, इस फेस से रे ऑफ लाइट इमर्ज कर रहा है, तो इन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है ना। अगर रे ऑफ लाइट इधर से आता, ऐसे जाता और इधर से इमर्ज कर जाता, जैसे अगर मैं शो करूं कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आता, ऐसे जाता और इधर से इमर्ज कर जाता, और तब आपसे पूछा जाता कि एंगल ऑफ द प्रिज्म तो अब चेंज हो गया, इसी प्रिज्म का एंगल ऑफ द प्रिज्म आप इसको कंसीडर करेंगे। इस फेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, इस फेस से लाइट इमर्ज कर रहा है, इन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ऑब्वियसली प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ द प्रिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ द प्रिज्म इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द सर्फेसेस, angle between the surfaces on which ray of light incidents, on which ray of light incidents and ray of light on which face ray of light emerges. ठीक, तो एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन विच रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एंड इमर्जेस आउट। ठीक, इन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को ही आप बोलेंगे प्रिज्म एंगल। तो ये बात ऑब्वियसली क्लियर हो गई कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर आपसे कोई डिफाइन करने के लिए बोलता है तो एंगल ऑफ द प्रिज्म आप क्या बोलने वाले हैं? एंगल बिटवीन द सर्फेसेस, एंगल बिटवीन द सर्फेसेस on which ray of light incidents and emerges out. क्लियर? एंगल ऑफ द प्रिज्म क्लियर हो गया। तो हमेशा अगर प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसके डायग्राम को ध्यान से देखिए, किस फेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, किस फेस से इमर्ज हो रहा है, उन्हीं दोनों फेसेस के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलेंगे। ये इस एंगल और इस एंगल से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब जरा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि यहाँ देखिए, ये इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा प्रिज्म पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को हम लोग R1 बोल दें और इसको I1 बोल दें। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और ये एंगल R2 है। ठीक, और इस एंगल को I2 बोल देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला एंगल I1 क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल I2 क्या हो गया? एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, तो I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस। R1 R2 ये दोनों प्रिज्म के एंगल बन रहे हैं, तो इनको रिफ्रैक्टिंग एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, R1 एंड R2।
और ये आप ध्यान दीजिए कि सारे एंगल्स I1, I2, R1, R2 दे आर ऑल मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल से ही I1, I2, R1, R2 मेजर किया गया है, नॉर्मल से ही I1, R1, R2, I2। ठीक, चलिए तो पहली बात पे हम लोग आते हैं कि एक रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ प्रिज्म पे, जिस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए है और रे ऑफ लाइट इमर्ज कर रहा है फ्रॉम द अपोजिट फेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले फिनोमेना पे आते हैं, डेविएशन। बच्चों यही डिस्कस हुआ था कि डेविएशन की बात पहले करेंगे हम लोग, फिर डिस्पर्शन की बात करेंगे। तो डेविएशन पे आ जाते हैं, चलिए डेविएशन पे आते हैं। डेविएशन आपको याद होगा, डेविएशन आपको क्या बताया गया था बाय डेफिनेशन। प्लेन मिरर में भी मैंने डेविएशन की बात की थी और तभी मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, डेविएशन आगे भी आप यूज करते रहेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस पर फोकस करेंगे। तो डेविएशन का मतलब क्या था? डेविएशन की डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई थी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे, जो इंसिडेंट रे है और अगर वो किसी ऑप्टिकल सिस्टम से पास कर रहा है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को ही डेविएशन, मतलब कहीं भी डेविएशन निकालना है तो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दीजिए, इमर्जेंट रे होगा उसको भी एक्सटेंड कर दीजिए और दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को डेविएशन। मतलब रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितना मुड़ गया। यहाँ हमारा ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा इमर्जेंट रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक, जैसे ये इंसिडेंट रे को आपने आगे बढ़ा दिया। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता यहाँ, तो हमारा रे ऑफ लाइट एकदम सीधा ट्रेवल कर जाता। ठीक, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन लाइट सीधे प्रोपोगेट कर जाता। ठीक, यही डेविएशन प्लेन मिरर में ही बताया था कि अगर सिंगल मिरर है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो डेविएशन 180 - 2i लिखा था, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड है तो डेविएशन 360 - 2 थीटा। ठीक, थीटा उन प्रिज्म के उन मिरर्स के बीच का एंगल। अब डेविएशन की बात हम लोग प्रिज्म में कर रहे हैं, तो यहाँ जरा फिर से ध्यान से नए सिरे से फोकस करिए। तो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे इमर्ज कर जाता। ठीक, तो मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को बढ़ा दिया। ठीक, अब ये इमर्जेंट रे है और इमर्जेंट रे को भी एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारा रे ऑफ लाइट, यहाँ जरा फिगर पे ध्यान दीजिए, हमारा रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहता था। ठीक, लेकिन उस प्रिज्म में दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ गया और रे ऑफ लाइट ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाने लगा। तो इस एंगल को ही, जितना मुड़ गया रे ऑफ लाइट, जहां उसको जाना चाहिए था अपने पाथ से, वो जितना डेविएट हो गया, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ठीक, डेल्टा। ठीक, और इसी डेविएशन में इंटरेस्टेड है क्योंकि दो फेसेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाएगा। तो जिस एंगल से वो मुड़ जाएगा उसी को आप डेविएशन बोलने वाले हैं। ठीक, तो ये डेविएशन हो गया। ठीक है, अब इस डेविएशन को अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहली चीज तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि किसी भी प्रिज्म में, जो पहला फैक्ट है, जो पहला रिजल्ट है, वो ये ध्यान दीजिए कि किसी भी प्रिज्म में ये जो अंदर दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल्स होते हैं R1 और R2, इनका सम हमेशा एंगल ऑफ द प्रिज्म के इक्वल होता है। R1 + R2 = A। ये मैं आसानी से शो कर दूं, यहाँ देखिए साफ दिख भी रहा है। अगर यहाँ पे देखिए इस एंगल को मैं कुछ देर के लिए, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, ये वाला एंगल, ठीक है, तो इस एंगल को अगर आपने थीटा बोल दिया, ठीक, तो क्या है, इस एंगल को अगर आपने थीटा ले लिया तो देखिए ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे फोकस करिए, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम R1 + R2 + थीटा, R1 + R2 + थीटा कितना होगा 180। तो R1 + R2 + थीटा मस्ट बी 180। ठीक है, ठीक। अब इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करिए, ये बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 180, 360, ठीक, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल पे जब आप फोकस करेंगे, इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये, ठीक, और ये भी नॉर्मल है तो ये भी 90 होगा। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल में इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो ऑब्वियसली 360 डिग्रीज होगा। ठीक है, इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है और ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, इनके बीच में एंगल कितना होगा 90।
और ये भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर भी ये येलो और व्हाइट लाइन के बीच का एंगल कितना होगा 90, तो 90 90 180 हो गया। तो a प्लस थीटा जो होगा इसका सम भी 180 ही होगा, ठीक, क्योंकि पूरा 360 होना था, 90 90 180 हो गया, तो a प्लस थीटा कितना हो जाएगा, a प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि R1 प्लस R2 180 माइनस थीटा हुआ, a भी 180 माइनस थीटा हो गया। तो ये बात क्लियर है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू a। तो पहला फैक्ट तो ये ध्यान रखिएगा जो आपको बिल्कुल से एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि किसी भी प्रिज्म में जो अंदर के रिफ्रैक्टिंग एंगल्स होते हैं R1 और R2 उनका सम R1 प्लस R2 हमेशा एंगल ऑफ द प्रिज्म के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो एंगल ऑफ द प्रिज्म के इक्वल R1 प्लस R2 a के इक्वल है, यह हर कंडीशन में प्रिज्म में होता ही है। ठीक, जितना एंगल ऑफ द प्रिज्म है उतना ही हमेशा R1 प्लस R2 होगा, और इस फैक्ट का हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आगे सभी रिजल्ट्स में, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आप बार बार देखेंगे कि हम ये यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे ख्याल से इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर है। ठीक, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू a। अब हम लोग इंटरेस्टेड है किसमें, डेविएशन में, यही हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो देखिए डेविएशन का मतलब क्या बताया, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दिया, इमर्जेंट रे को एक्सटेंड कर दिया, हमारा रे ऑफ लाइट इतना मुड़ गया, तो ये डेल्टा डेविएशन मैंने मार्क कर रखा है। अब जरा इस डेविएशन को देखिए कितना होगा। तो इस डेविएशन को निकालने के लिए इस ऊपर वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। ठीक, मैं यहाँ शो कर दूं कौन से ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये और ये, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये जो मैंने रेड मार्कर से बनाया है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर, और किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के हमेशा इक्वल होता है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी आपने ज्योमेट्री में जरूर 8 9 10 में पढ़ा ही होगा। ठीक, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये बताइए इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये और ये, इसका मतलब डेल्टा इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ठीक, अब ये वाला एंगल ठीक कितना होगा, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इस एंगल को देखें। तो यहाँ देखिए ये I1 है, तो ये पूरा I1 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये I1 है तो इसके सामने ये I1 होगा, लेकिन मुझे ये छोटा वाला एंगल चाहिए, तो I1 में से R1 माइनस कर लो, तो ये एंगल होगा I1 माइनस R1। ठीक, इस एंगल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये वाला जो एंगल होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ I1 माइनस R1। ठीक है, एंड सिमिलरली इस एंगल को भी बिल्कुल सेम लॉजिक, ये I2 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा I2, उसमें से ये R2 माइनस कर लूं इतना, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो I2 माइनस R2। तो डेल्टा जो होगा इसका सम, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपकी डेल्टा की जो वैल्यू होगी, दिस डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, और इस डेल्टा को आप लिख सकते हैं I1, डेल्टा को आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक, ये समझ में आ रही बात बच्चों। डेविएशन क्या है, इस छोटे ट्रायंगल में आप फोकस कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। ठीक है, तो ये डेल्टा इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये एंगल समझ में आ रहा है I1 माइनस R1 होगा, ये वाला I2 माइनस R2 होगा, और यहाँ पर मैंने दोनों सम कर दिया, I1 I2 इधर कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। और अभी आपने देखा कि हर प्रिज्म में R1 प्लस R2 एंगल ऑफ द प्रिज्म के इक्वल होता है। दैट मीन्स डेविएशन इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक, ये डेविएशन का पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, I1 प्लस I2 माइनस A। यहां पे देख रहे हैं कि अगर कोई प्रिज्म आपने लिया तो एंगल ऑफ द प्रिज्म तो फिक्स रहेगा। ठीक, लेकिन रे ऑफ लाइट आप अलग अलग डायरेक्शन से भेजते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेगा तो डेविएशन चेंज हो जाएगा। ठीक, मतलब कोई रे ऑफ लाइट कितना डेविएट होगा ये प्रिज्म पे तो डिपेंड करेगा ही कि कैसा प्रिज्म है, एंगल कैसा है उसका, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे रे ऑफ लाइट का डेविएशन अलग अलग आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, फिगर पे जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग डेरिवेशंस फिजिक्स में इसलिए परफॉर्म करते हैं, फिजिक्स में हम लोग सिचुएशंस में डेरिवेशंस इसलिए परफॉर्म करते हैं कि जब आप डिराइव करते हैं रिजल्ट को, ठीक है, तो वो रिजल्ट ही आपको क्वेश्चंस को डील करने का प्रोसीजर भी बताता है
कि कैसे आप रिजल्ट पर आए, और न्यूमेरिकल्स करते समय वही प्रोसीजर आप यूज भी करते हैं, फॉर्मूले तो यूज करते ही हैं, ठीक। और फॉर्मूले में भी ये ध्यान देना है कि आपने किन कंडीशंस में वो फॉर्मूला निकाला है, और न्यूमेरिकल्स में उन्हीं कंडीशंस में फॉर्मूला अप्लाई भी होना है, ठीक। तो क्वेश्चंस में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो जब आपने डेरिवेशंस या बेसिक्स ठीक से परफॉर्म किया है तो आपको पता है कि एक सेक्शंस के जो फॉर्मूले हैं, है ना, कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन का है, और जैसे आप ये पहचानते हैं तो न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पढ़ते ही, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में ही सारी बातें आपको मिल जाती हैं, और आपको तुरंत पता लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला यूज करना है वो तो एक कन्वेंशनल बात है ही। अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर हम सही तरीके से बात समझ रहे हैं तो हम बिना फॉर्मूले के भी काम कर लेते हैं, बस हम ये समझते हो। तो इस फिगर पे जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म जब भी आता है तो ये फिगर आपके दिमाग में हो कि I1 कौन सा एंगल है, R1, R2, I2, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये दोनों एंगल अंदर के जो है वो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, ठीक है। अभी आप देखिए, हम न्यूमेरिकल्स करने पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये फिगर की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक, और ये बार बार रिकॉल करेंगे हम लोग, तो ये आपके जहन में, दिमाग में होना चाहिए। तो डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से ही R1, R2 और I2 भी होगा, ठीक। तो I1 चेंज होगा तो I2 भी चेंज होगा। तो यहाँ डेविएशन निकालते समय आपको दोनों एंगल्स की जरूरत है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी। तो पहला रिजल्ट अभी मैं 2 फॉर्म बता चुका आपको, R1 प्लस R2 A होगा, और दूसरी चीज डेविएशन जो है I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने अभी बताया आपको कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो डेविएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं अगर हम एक ग्राफ बनाएं बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक, और उस प्रिज्म में अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पर हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है। जैसे 10 डिग्रीज पे लाइट को इंसिडेंट किया, डेविएशन मेजर कर लिया, फिर 20 डिग्री पे किया, डेविएशन मेजर कर लिया। अब देखिए 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा, डेविएशन जितना आया पॉइंट बना लिया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, डेविएशन कितना आया पॉइंट बना लिया। उन पॉइंट्स को आप मिला दें तो वो एक ग्राफ तैयार हो जाएगा बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन, ठीक। तो डेविएशन के साथ एंगल ऑफ, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डेविएशन चेंज करता है। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, प्रिज्म के लिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जो डेविएशन आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो डेविएशन आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जो डेविएशन आ रहा है डेल एम मिनिमम, ठीक। यहां पर देखिए, यहां डेविएशन आप देख रहे हैं सबसे कम है, और फिर डेविएशन बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, ठीक। तो जिस जगह डेविएशन सबसे कम है, जब डेविएशन मिनिमम होता है तो ऑब्वियसली उसे हम नाम देंगे मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेविएशन मिनिमम है। तो किसी भी प्रिज्म में एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब रे ऑफ लाइट का डेविएशन सबसे कम होता है, और उसी को आप मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, ठीक है ना। और वो किसी एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ऐसा होगा, ठीक। जैसे अगर एक प्रिज्म आपने लिया, आपने 10 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट किया, डेविएशन कुछ आया, 20 डिग्री पे किया, डेविएशन थोड़ा कम हो गया, 30 डिग्री पे किया, डेविएशन सबसे कम हो गया, 40 डिग्री पे किया तो डेविएशन फिर बढ़ने लगा, ठीक। तो 30 डिग्री पर इंसिडेंट करने पर डेविएशन सबसे कम आ रहा है, और सबसे कम डेविएशन अगर आ रहा है, ठीक, तो अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस से आप ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी करेंगे तो भी डेविएशन बढ़ जाएगा, और उससे कम करेंगे तो भी डेविएशन। तो हर प्रिज्म का एक मिनिमम डेविएशन होता है, और वो फिक्स, किसी एक फिक्स पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही वो मिनिमम डेविएशन आता है, ठीक है। अब यहां जरा ध्यान दो कि यहां जब मिनिमम डेविएशन की हम बात करेंगे, जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, और रे ऑफ लाइट इधर से आया, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म, और रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ठीक, और ऐसे मर्ज कर गया, ठीक है। और इस समय अगर कोई पूछता है कि डेविएशन की बात कर दीजिए, तो इस रे को आप आगे बढ़ा दोगे और इस रे को आगे बढ़ा लेंगे, और ये एंगल डेविएशन, और मान लीजिए कि इस समय ये मिनिमम डेविएशन है, ठीक है।
अब मिनिमम डेविएशन है तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा मिनिमम डेविएशन, और मान लीजिए वो एंगल I1 है, ठीक है, ये एंगल I1 है, ठीक। और यहां पर भी एक नॉर्मल खींच दें, ये एंगल I2, ठीक है, ये एंगल I2। अब यहां पे देखिए इस एंगल पर, है ना, अगर मिनिमम डेविएशन आया तो रे ऑफ लाइट ऐसे गया और ऐसे चला है, ठीक। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट किसी पाथ को फॉलो कर रहा है और आप अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो वो बिल्कुल उसी पाथ को रिट्रेस करता है। मतलब अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे गया और ऐसे आया, अगर यहां से रे ऑफ लाइट इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है कि रे ऑफ लाइट अपने पाथ को, जब उसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स करते हैं तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, ठीक। तो ये बताइए कि अगर ये मिनिमम डेविएशन इस समय, ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक, कितने एंगल पे मिनिमम डेविएशन आ रहा है I1, और रे ऑफ लाइट ऐसे गया, अगर मैं यहां से रे ऑफ लाइट को भेजता, ठीक, तो ये एंगल I2, और फिर ये ऐसे जाता तो तब ये इंसिडेंट रे हो जाता और ये इमर्जेंट हो जाता और डेविएशन फिर वही आता, क्योंकि रेस तो वही है, उन्हीं दोनों के बीच का एंगल है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैंने बताया कि मिनिमम डेविएशन एक फिक्स एंगल पर ही आएगा। तो अगर यहाँ 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम डेविएशन आ रहा है तो जब रे ऑफ लाइट को इधर से भेजेंगे तभी डेविएशन वही आएगा मिनिमम, और वो तभी आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब रे ऑफ लाइट इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। इसका मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये बात हुई कि मिनिमम डेविएशन सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म में तभी हो सकता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाए, I1 और I2 इक्वल हो जाए। हमेशा नहीं होगा ऐसा, ठीक, सिर्फ मिनिमम डेविएशन के केस में, ठीक है। तो यहां पर जरा आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं बात करूं किसकी, मिनिमम डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन को डेल m से डिनोट करेंगे, ठीक। तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, व्हेन I1 इज इक्वल्स टू I2, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात यही आनी चाहिए कि मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां देखिए अगर I1 I2 इक्वल हो गया तो ये जो R1 R2 एंगल्स थे, ये वाले जो प्रिज्म के अंदर बनते थे R1 R2, तो अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 इंटू साइन I1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 इंटू साइन I1 म्यू इंटू साइन R1, और यहाँ जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 इंटू साइन I2 म्यू इंटू साइन R2, I1 I2 इक्वल है तो R1 R2 को इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब R1 R2 भी बराबर होता है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगा, और अंदर के जो दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, R1 R2 भी इक्वल होंगे। और अभी आपने देखा था रिजल्ट कि अभी इससे पहले डिस्कस किया गया था ये कि R1 प्लस R2 हमेशा A होता है, और अगर R1 R2 इक्वल हो गए तो इसका मतलब R1 भी A/2 होगा और R2 भी A/2 होगा, ठीक है। तो जनरल सिचुएशन में हमेशा दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन अगर है तो वो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये कि अगर R1 R2 इक्वल होगा तो दिस मस्ट बी A/2, यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म का हाफ, ये जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है इसका हाफ, ठीक है। तो यहां देखिए हम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या लिख सकते हैं, मिनिमम डेविएशन कैन आल्सो बी रिटन एज, ठीक। अभी आपने इससे पहले डेविएशन का जनरल फॉर्मूला देखा था, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक, कि किसी भी सिचुएशन में डेविएशन क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 माइनस A, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिखेंगे। और यहां पर देखिए जब मिनिमम डेविएशन हो जाएगा तो I1 I2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम डेविएशन में इसी फॉर्मूले में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन देखें तो I1 I2 अगर इक्वल हो गया तो मिनिमम डेविएशन आप क्या लिख सकते हैं, 2I1 माइनस A, ठीक। क्या था फॉर्मूला, I1 प्लस I2 माइनस A था, ठीक है। I1 I2 इक्वल हो गया तो वो I1 I2 दोनों इक्वल हो गए, दोनों को मैं I1 ही बोल दे रहा हूं, तो 2I1 माइनस A, ये मिनिमम डेविएशन हो गया,
ठीक, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। तो ये ध्यान रखना है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में इक्वल होगा, I1 I2 इक्वल होगा, R1 R2 इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू A/2। तो मिनिमम डेविएशन 2I1 माइनस A, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए, अगर आप I1 की वैल्यू देखें तो I1 की वैल्यू यहाँ से अगर निकाल लें तो ये A प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। और ये I1 की वैल्यू यहाँ से मैंने ली है तो A तो चला गया, A प्लस डेल एम बाई 2, और R1 की वैल्यू ये तो A/2 दिख ही रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक। और ऐसा करते हैं कि प्रिज्म में जो पहला सरफेस है वहां पर स्नेल्स लॉ लगाना चाह रहे हैं। जैसे ये प्रिज्म था हमारा, ठीक, ये एंगल, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल ऐसे गया, ऐसे मच कर गया, ठीक, ये दूसरा नॉर्मल, ठीक है, और ये I1, ये एंगल कितना हुआ R1, और मान लीजिए कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, ठीक, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और अगर मिनिमम डेविएशन है तो ये I1 है तो ये भी I1 होगा, और ये एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो ये भी R1 ही होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई डायग्राम आपको शो करे तो मिनिमम डेविएशन के केस में बिल्कुल सिमेट्रिक डायग्राम दिखाई देता है। मतलब अगर प्रिज्म में दोनों तरफ से देखें, इधर से देखें तो भी रे डायग्राम वैसा ही, इधर से देखें तो भी रे डायग्राम वैसा ही, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर। तो अगर एकदम सिमेट्री दिखाई देती है, दोनों तरफ से देखने पर बिल्कुल एक ही जैसा डायग्राम दिखता है, तो वो मिनिमम डेविएशन का ही केस है, ठीक। मतलब अगर मिनिमम डेविएशन है तो I1 I2 बराबर होगा, और अगर I1 I2 बराबर है, मतलब ये दोनों सेम दिखाई दें, तो वो मिनिमम डेविएशन ही है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ के एंगल सेम नहीं दिखाई देते, फिगर में सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन हुआ है, तो स्नेल्स लॉ की बात बिना आए तो काम पूरा होगा ही नहीं, ठीक। तो स्नेल्स लॉ यहाँ अप्लाई कर देना चाहते हैं। तो यहाँ बताइए, अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ तो इसको मैं मान रहा हूँ कि ये एयर है और प्रिज्म कोई ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली आप जानते हैं 1, एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो स्नेल्स लॉ लगाएं तो 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, ऐसे बताया था स्नेल्स लॉ लिखने के लिए। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसमें जो एंगल वो नॉर्मल से रे ऑफ लाइट बनाएगा उसका साइन, म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन कांस्टेंट बना रहता है, यही तो स्नेल्स लॉ बताया, यही था स्नेल्स लॉ। तो 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। और यहाँ देखिए मैं वैल्यू पुट कर देना चाहता हूँ साइन I1 की वैल्यू यहाँ से मिनिमम डेविएशन के केस में A प्लस डेल एम बाई 2, ठीक, और इज इक्वल्स टू म्यू एंड साइन R1 इज इक्वल्स टू A/2, ठीक। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल एम बाई 2 और अपॉन साइन A/2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये रिजल्ट भी आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन में म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम बाई 2 एंड साइन A/2, ठीक। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे अक्सर, ठीक। और ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन की बात क्वेश्चन में की जा रही हो, मिनिमम डेविएशन का केस हो, तो आप लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम बाई 2। तो क्या क्या मैंने बोला, मिनिमम डेविएशन में क्या याद रखना है, ठीक। एक तो डेविएशन का जनरल फार्मूला था, जनरल फार्मूला मतलब ये वाला I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। और अगर मिनिमम डेविएशन हो जाएगा तो I1 I2 इक्वल हो जाएगा तो 2I1 माइनस A हो जाएगा, ठीक। और आप स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो एक ये फॉर्म निकल के आता है, ठीक है। और ऐसे इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। और अगर ऐसा है, आगे बढ़ते हैं, एक केस और देखिए। अगर कभी ये कहा जाता है कि थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म उसको बोलेंगे जिसका प्रिज्म एंगल, थिन प्रिज्म उसको बोलेंगे जिसका प्रिज्म एंगल बहुत कम, ठीक। एंगल ऑफ द प्रिज्म जो बात हो रही थी, ठीक है। एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर बहुत कम है, बहुत कम मतलब 1-2 डिग्री है, बहुत पतला सा प्रिज्म है, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म बहुत कम है, ठीक। और बच्चों एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं कि जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू
और थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू इक्वल होने लग जाती है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा, थीटा और टैन थीटा, और ये थीटा रेडियन में होता है, डिग्रीज में नहीं। ठीक, जैसे अगर मैं कहूं कि छोटा एंगल 1 डिग्री है तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए। ठीक, और 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और टैन 1 डिग्री की भी वैल्यू देखिए तो वो भी उतना ही आएगा। ठीक, तो छोटे एंगल्स पर थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा की जो वैल्यूज होती है वो इक्वल होती है। और ये अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डिग्रीज तक ही वैलिड होता है। जब एंगल उससे बड़े होने लगते हैं तब साइन थीटा की वैल्यू अलग है, टैन थीटा की अलग है और थीटा अलग है रेडियंस में। ठीक है, लेकिन स्मॉल एंगल्स में तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोग ऑप्टिक्स में बहुत यूज़ करते हैं। ठीक, आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो जब कर्व सर्फेसेस से मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लेंसेस पढ़ेंगे, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम लोग पैरेक्सियल रेस की बात करते हैं और ये मान के हमेशा पढ़ते हैं कि एंगल बहुत छोटा है और हमेशा ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते दिखते हैं कि साइन थीटा को टैन थीटा लिख लिया, ठीक है, या साइन थीटा को थीटा लिख लिया। ठीक, तो यहाँ देखिए अगर प्रिज्म बहुत छोटा है तो आपके समझने के लिए मैं एक मोटे तौर पे एक आइडिया हम लोग अपने दिमाग में खींच लें कि हम पतला प्रिज्म उसी को बोलेंगे जिस प्रिज्म का एंगल 5 डिग्री से भी कम होगा। ठीक, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट एकदम से फिक्स वैल्यू नहीं है कि एकदम 5 डिग्री बोल दिया तो आप उसी पे जुड़ गए कि 5 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, 5.5 हुआ तो नहीं लगाएंगे और 4.5 हुआ तो लगा देंगे, ऐसा नहीं। मतलब ये मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि अगर 5 डिग्री से भी कम है, 1-2 डिग्री अगर ऐसे दिया है तो आप उसे थिन प्रिज्म मान सकते हैं। और अगर बड़ा है एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो फिर आप उसे थिन प्रिज्म की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो एक मोटा मोटा अपने दिमाग में एक लाइन बना लीजिए कि छोटा 1-2 डिग्री का एंगल होगा तो वो हमारे लिए थिन प्रिज्म है। ठीक है, तो एंगल जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो एक अप्रॉक्स मैंने एक आपको रेफरेंस लाइन दे दिया कि 5 डिग्री से कम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर थिन प्रिज्म है और इसमें हम डेविएशन की बात करें, ठीक, और रे ऑफ लाइट इधर से आया, ठीक है, ये एंगल बहुत छोटा है लेकिन फिगर बनाना है तो वो साफ दिखाई दे इसलिए मैं उसको बड़ा बना दे रहा हूं, अदरवाइज प्रिज्म बहुत पतला है, बहुत पतला है। ठीक है, तो ये एंगल I1 हो गया, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और इधर से इमर्ज करेगा, ये दूसरा नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल R1 हो गया, ये R1 और ये I2। ठीक है, डेविएशन की बात करें तो डेविएशन का जनरल फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2 माइनस A। तो ऐसा करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू, और जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ देखिए पहले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया फर्स्ट सरफेस पे। ठीक है, और यहाँ देखिए एंगल प्रिज्म का बहुत छोटा है और अगर प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा है तो R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है और A बहुत छोटा है तो R1 R2 भी बहुत छोटा होगा और R1 R2 बहुत छोटा होगा तो अकॉर्डिंगली I1 I2 भी स्नेल्स लॉ के हिसाब से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल बहुत छोटे हैं और एंगल अगर बहुत छोटे हैं तो मैंने बताया ये भी कि साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर साइन हटा देते हैं और साइन I1 को सिर्फ I1 लिख लेते हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू म्यू R1, I1 इज इक्वल्स टू म्यू R1। ठीक, और अगर स्नेल्स लॉ दूसरे सरफेस पे लगा दें यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे म्यू इंटू साइन R1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ये R2 और यहाँ साइन I2। ठीक है, यहाँ पर म्यू इंटू साइन ये R2, ठीक, तो म्यू इंटू साइन R2 और यहाँ 1 इंटू साइन I2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन फिर हटा देंगे तो म्यू इंटू R2 इज इक्वल्स टू I2। ठीक, और जनरल फॉर्मूला क्या था, डेविएशन का जनरल फॉर्मूला क्या था कि डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक है, और I1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए I1 को क्या लिख सकते हैं, म्यू R1, और I2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू R2। तो म्यू R1 और प्लस म्यू R2 एंड माइनस A। ठीक, इसमें से म्यू कॉमन ले लेंगे तो दिस बिकम्स R1 प्लस R2 एंड माइनस A। और आप जानते हैं कि हर प्रिज्म में R1 प्लस R2 तो A ही होता है, तो यहाँ A आ जाएगा और A कॉमन ले लेंगे तो डेविएशन बिकम्स म्यू माइनस 1 इंटू A। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हुआ थिन प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए। ठीक, तो ये थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक,
देखिए कई बार थोड़ा सा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है जो क्लियर करते चलिए। तो यहाँ पर कुछ लोग कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि यही जो रिजल्ट डिराइव किया जाता है म्यू माइनस वन इंटू ए, वो लोग इस रिजल्ट को यहाँ से डिराइव कर देते हैं, यहाँ से। ठीक, यहाँ कहते हैं अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म बहुत छोटा है तो साइन साइन हटा दिया, ठीक, और साइन हटा दिया तो ये बचा, 2 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और डेल एम निकाल लिया। और यहाँ से भी अगर आप साइन हटा दें और निकालें तो बिल्कुल यही फॉर्मूला आ जाता है, ये डेल म्यू माइनस वन इंटू ए, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, यही वाला। लेकिन वहां से डिराइव करने पर यह है कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के लिए है। और जब हम यहां से डिराइव करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने थिन प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन की बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, यहां से डिराइव कर देने पर यह कंफ्यूजन आ जाने की बात है। ठीक, और यहां पर आप देखिए जब हमने डिराइव किया तो हमने मिनिमम डेविएशन की कोई कंडीशन यूज नहीं की। हमने यहाँ कहीं नहीं कहा कि I1 I2 इक्वल है और R1 R2 इक्वल है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन की हमने कोई बात की ही नहीं। इसका मतलब कि थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का जनरल फॉर्म यही है। मतलब पतले प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन का कोई चक्कर ही नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही तरह का डेविएशन होता है और सीधे यही फॉर्मूला लगा देना। तो अगर थिन प्रिज्म में कोई मिनिमम बोले भी तो भी यही लगाना है, मिनिमम नहीं बोले तो भी यही लगाना है। ठीक है, तो थिन प्रिज्म के लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। एक बार मैं रिकॉल करूं तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि प्रिज्म में पहली चीज की ए, पहली चीज तो ये कि R1 प्लस, पहला रिजल्ट था R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए, पहला ये। दूसरा डेविएशन का जनरल फार्मूला I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक, तीसरा कि अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो यही एक्सप्रेशन 2I1 माइनस ए। ठीक है ना, और म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और एक एक्सप्रेशन लिखा है कि डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक, कोई भी सेक्शन जब आप स्टडी करते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिए कि एक नज़र जरूर डेरिवेशंस पे डालिए। ठीक, सारे डेरिवेशन जरूरी नहीं कि आपको रटे हुए हों, लेकिन डेरिवेशन के थ्रू एक बार जरूर चले जाइए। ठीक, तो वो बताता है कि कौन सा एक्सप्रेशन किस कंडीशन के लिए आपने निकाला हुआ है, तो ये जरूर मालूम होनी चाहिए, ये बात आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। तो कोई भी टॉपिक जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं उसको लिखिए और पहचानिए कि भाई इतने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, क्योंकि हर फॉर्मूला अलग अलग कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और उसी में न्यूमेरिकल पूछते समय अलग अलग कंडीशन से पूछा जाता है। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस कंडीशन का ये फॉर्म है तो आपके लिए न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले लिखे तो एक बार हम उसको समराइज कर दें, है ना, फाइनल कंक्लूड करें कि हमने क्या क्या पढ़ा और कौन सा कब लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों तो आप जानते हैं ये सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब मिनिमम डेविएशन की बात आए। ये दोनों देखिए डेल एम लिखा हुआ मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन में याद रखिए कि I1 I2 इक्वल होगा और R1 R2 भी इक्वल होगा एंड विच इज इक्वल्स टू a बाई 2। ठीक, मिनिमम डेविएशन तभी होता ही है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला सिर्फ आप उसी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे जिस न्यूमेरिकल में साफ साफ लिखा होगा कि मिनिमम डेविएशन चाहिए। ठीक, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, तभी आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। और अगर मिनिमम डेविएशन के साथ, मतलब मिनिमम डेविएशन तो क्वेश्चन में लिखा ही है, और उसके साथ साथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, पहले फॉर्मूले को समझ लीजिए कि कौन सा लगाना है कब। ठीक है, तब न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो अगर मिनिमम डेविएशन के साथ साथ क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो मिनिमम डेविएशन के साथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, और अगर मिनिमम डेविएशन के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है तो फिर आप ये लगा देंगे। ठीक, तो सबसे पहला आप न्यूमेरिकल करते समय ये ध्यान दो, ठीक है, कि प्रिज्म का अगर न्यूमेरिकल है तो क्या उसमें मिनिमम डेविएशन लिखा है, लिखा है तो मिनिमम डेविएशन पे आइए, फिर आगे बढ़िए। मिनिमम डेविएशन के साथ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको यूज करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है तो ये वाला ऊपर।
ठीक, इन्हीं दोनों को यूज करना है मिनिमम डेविएशन में। ठीक, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसमें मिनिमम डेविएशन कहीं नहीं लिखा है, मिनिमम डेविएशन मेंशन नहीं है, तो मिनिमम डेविएशन अगर मेंशन नहीं है तो आप फिर जनरल फार्मूला ही यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप समझ गए कि जब प्रिज्म बहुत थिन होगा सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। और प्रिज्म का एंगल जब मैंने बताया 5 डिग्री से भी लेस हो। ठीक, रिक्वायरमेंट देख के फॉर्मूला नहीं लगा देना है कि अगर कोई आपसे कहे कि एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, डेविएशन बता दीजिए। ठीक, तो ऐसा नहीं कि ए दिया म्यू दिया और आपने लगा दिया, है ना, तब लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर 60 डिग्री है तो वो प्रिज्म थिन नहीं है, तो ये तो लगा ही नहीं सकते। ये तो तभी लगा सकते हैं जब प्रिज्म बहुत थिन है। तो मेरे ख्याल से इतने फॉर्म हैं और आप पहचान गए कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अब जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो तभी पूरी तरह से पक्की तभी होगी जब आप उस पर न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ कोप अप करें। ठीक, क्वेश्चन पढ़ के हम समझ जाएं और रिजल्ट तक, आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इतनी बात हम समझ गए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के देख लेते हैं इसी फॉर्म पे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज म्यू इज इक्वल्स टू cot a by 2 वेयर a इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, देन फाइंड मिनिमम डेविएशन। पहला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कीवर्ड्स, कैच वर्ड्स क्या है कि न्यूमेरिकल्स कैसे लगाया जाना है, तो कीवर्ड्स या कैच वर्ड्स क्या है ना। हर क्वेश्चन में, फिजिक्स के हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में आप देखेंगे क्वेश्चन में ही कीवर्ड्स होते हैं और उनको ही आपको पहचानना है, और जैसे ही आप ये पहचानने लग जाते हैं, ठीक है, तो काम आसान। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वेयर ए इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक, ए एंगल ऑफ द प्रिज्म, म्यू cot a by 2 है, देन फाइंड मिनिमम डेविएशन। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्या वो मिनिमम डेविएशन का केस है या जनरल केस है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मिनिमम डेविएशन, तो हम ये देख के समझ गए मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है। ठीक, फिर मिनिमम डेविएशन में मैंने बताया, ये देखो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, अगर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिनिमम डेविएशन के साथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो चॉइस क्लियर है, इनमें फॉर्मूलों में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, चॉइस क्लियर है, ऑब्वियस है, यही लगेगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन है और साथ में म्यू गिवन है, दूसरा नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक, तो यहाँ देखिए लगा देते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला तय हो गया, फॉर्मूला डिसाइड हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। सही है, और म्यू कितना है, cot a बाई 2, म्यू की वैल्यू कितनी है, cot a बाई 2। cot a बाई 2 को आप लिख सकते हैं cos a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं cos a बाई 2 ओवर साइन a बाई 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, ठीक है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए, फॉर्मूला पे एक बार फोकस कर लीजिए। क्या आपने फॉर्मूला किया तो एक बार पहले डेरिवेशन के थ्रू देख लीजिए, डेरिवेशन जरूरी नहीं कि पूरा एकदम रटा ही हो, लेकिन एक बार डेरिवेशन के थ्रू जाइए तो वो बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए है। फॉर्मूलों को सारा लाइन से लिख लीजिए, ठीक, डिसाइड कर लीजिए एक बार, और उसके बाद एकदम सिस्टमेटिक वे में चलिए। ठीक, और तब आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो वो कभी आपको लाइफ में नहीं भूलने वाला। ठीक, आप न्यूमेरिकल्स बड़ी आसानी से लगा लेने वाले, लेकिन जब अप्रोच रैंडम हो जाता है, जब हम लोग शॉर्टकट्स करने लगते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, सीधे क्वेश्चन ही लगाने की कोशिश करते हैं, तब कन्फ्यूजन होता है और तब हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं लगते। तब हम हिट एंड ट्रायल मेथड, फॉर्मूले तो रट लिए, अब किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं रैंडमली। ठीक, आ गया आंसर आ गया, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला देखें, है ना। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बिल्कुल डिसाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, अगर दोनों तरफ साइन होता तो मैं एंगल इक्वेट कर सकता था। तो ऐसा करते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
यहाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ रही है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इस कॉस a/2 को मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस a/2 कॉस a/2 होगा, तो मैंने इस कॉस को ऐसे लिख लिया। और यहाँ पर आप देखिए ये आ गया साइन a प्लस डेल m/2, ठीक है, ये है ना। और यहाँ देखिए साइन साइन हो गया। अब एंगल्स को आप इक्वेट कर सकते हैं, और एंगल्स को इक्वेट करें तो ये नीचे 2 ले लेंगे तो ऊपर 180 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल्स टू a प्लस डेल m/2, और ये 2 कैंसिल, और आपसे डेल m पूछा गया था, और डेल m कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 2a, ठीक है, 180 डिग्रीज माइनस 2a। 180 डिग्री को कई बार जब आप चॉइसेस में देखेंगे तो 180 डिग्री को पाई रेडियन भी लिख सकते हैं, तो इसी को कुछ लोग पाई माइनस 2a भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में पाई माइनस 2a लिखा हो या 180 डिग्री माइनस 2a लिखा हो, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये पहला न्यूमेरिकल आप सीधी बात समझ गए। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई आपको कि आसान सा तरीका है, ध्यान से पढ़िए, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़िए, और एकदम आसानी से सारे क्वेश्चंस लगते चले जाएंगे। तो जब आप प्लान्ड वे में काम करते हैं तो आप कम न्यूमेरिकल्स भी लगाते हैं तो भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ठीक। और जब आप अनप्लान्ड वे में बहुत ज़्यादा भी लगा लेते हैं तब भी आप कंफ्यूज दिखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। कैसा प्रिज्म है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल समझ गया, जिसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और कितने कितने होंगे 60 60 60, ठीक। इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो यहां बताइए रे ऑफ लाइट कहीं से भी आए कहीं से भी जाए, सारे एंगल ही 60 हैं, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ द प्रिज्म तो 60 हो गया। तो ये इक्विलेटरल देख के तो मुझे ये समझ में आ गया कि हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म ऑब्वियसली हम 60 डिग्री लेने वाले हैं, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2, ठीक। देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जरूर ध्यान रखिए क्वेश्चन लगाते समय क्या पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर चॉइसेस गिवन है तो कई बार जल्दीबाजी में हम क्वेश्चंस नहीं देखते कि क्या पूछ रहा है, और आते हुए भी क्वेश्चन सही करने के बावजूद हम गलत ऑप्शन पे चले जाते हैं, ठीक। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, और ये है ना बिल्कुल अप्लाई करिए अपने आप को। आपके जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से अप्लाई होने चाहिए, है ना। तो अप्लाई करिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना, कैसे अप्लाई करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I1 पूछा गया है। यहां से ये जहन में आपके रहना चाहिए कि I1 मुझे निकालना है, ठीक। देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। यहाँ फिर से बात आ गई बच्चों मिनिमम डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन की। अगेन हमारा क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है, और अगर मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है तो मिनिमम डेविएशन का अगर क्वेश्चन है, ठीक, तो मिनिमम डेविएशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, वही 2 फॉर्मूले। और देखिए मिनिमम डेविएशन के साथ म्यू प्रोवाइडेड है, म्यू प्रोवाइडेड है, तो मिनिमम डेविएशन के साथ अगर म्यू प्रोवाइडेड है तो फिर से वही फॉर्मूला जो आपको बताया गया था, मिनिमम डेविएशन के साथ म्यू प्रोवाइडेड है तो अगेन यही फॉर्मूला, ठीक। और इसी फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यू इज इक्वल्स टू एंड म्यू इज इक्वल्स टू √2, सेम फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया, और यहाँ साइन a प्लस डेल m/2, a इज 60 डिग्री, डेल m/2 और अपॉन साइन a/2, और साइन a/2, a 60 है, /2 करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूले में बस सिर्फ वैल्यूज मैंने पुट की हैं अभी, ठीक। फॉर्मूला यही लगेगा मेरे ख्याल से, ये डिस्कशन से क्लियर ही है, ठीक। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज हाफ, 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री एंड प्लस डेल m/2, ठीक है। और यहाँ देखिए √2 कैंसिल करें और यहाँ रूट लगा लें तो ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक। और देखिए साइन का वैल्यू, यहाँ साइन है और साइन का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा बच्चों, ठीक। और साइन की वैल्यू अगर 1/√2 है तो साइन का वैल्यू 1/√2 तभी होगा जब साइन 45 डिग्रीज हो, तो ये क्लियर है, इधर 1/√2 होगा, तो ये एंगल जो है ये 45 ही होना चाहिए। इसका मतलब 60 प्लस डेल m/2 इज इक्वल्स टू 45। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? साइन
45 ही 1/√2 होगा, ठीक। तो ये एंगल 45 होगा, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, तो डेल एम कितना 90 माइनस 60 मीन्स 30, तो मिनिमम डेविएशन क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब यही मैंने बोला कि अगर 30 डिग्री, तो कई बार हम लोग जल्दी में होते हैं, तुरंत 30 डिग्री देखा चॉइस पे, 30 डिग्री वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया, तो क्या उसने मिनिमम डेविएशन पूछा है? उसने मिनिमम डेविएशन नहीं पूछा है, उसने I1 पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब मिनिमम डेविएशन उस प्रिज्म का 30 होगा, लेकिन किस एंगल पर रे को इंसिडेंट करने पर यह मिनिमम डेविएशन अटेन होगा, ठीक। तो यहां देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब मिनिमम डेविएशन का केस है, फॉर्मूला वही लगाना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां देखिए मिनिमम डेविएशन के केस में दो ही फॉर्मूले हैं, ये लगा चुके हैं हम लोग, ठीक। इसमें है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस फॉर्मूले को आप यूज कर लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहाँ कि डेल एम इज इक्वल्स टू 2I1 माइनस ए, ठीक। अब यहाँ क्लियर है, डेल एम 30 है, ए कितना है 60, तो 30 प्लस 60 90, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ठीक है। I1 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, इसका मतलब रे ऑफ लाइट को 45 डिग्रीज पर आप इंसिडेंट कराएंगे तो मिनिमम डेविएशन अटेन होगा, और वो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्रीज के इक्वल ही होगा, ठीक है। क्लियर है, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, ठीक। मिनिमम डेविएशन भी आपने निकाल लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाल लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अभी हम लोगों ने क्या किया, सीधे फॉर्मूले पे आ रहे हैं, है ना, कि फॉर्मूले को पहचान रहे हैं और फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कन्वेंशनल, जब हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, सीखते हैं, तो बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक, और फॉर्मूलों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सीखते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ समझ लिया, ठीक। शुरू में मैंने बताया था कि भाई प्रिज्म के लिए हमेशा उस फिगर को ध्यान रखिएगा जो मैंने बनाया था I1 R1 R2 एंड I2, ठीक, जो प्रिज्म का फिगर शुरुआत में आपने बनाया था, ठीक है। ये कुछ ऐसा वाला फिगर है ना, ठीक। हाँ, अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन आपने समझ ही लिया, इक्विलेटरल प्रिज्म है, μ√2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक। तो देखिए इसी को अगर आप ऐसे करते हैं, फिगर बनाते हैं, ये सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, यही क्वेश्चन आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने लगते हैं, जब आप बेसिक्स आपका ठीक होता है, तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सोचते हैं तो भी काम बन जाता है ना। ये सेकंड मेथड हमारा, तो जो फॉर्मूले अभी हम लोगों ने पहले तरीके से किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आप देखिए बिना फॉर्मूले के ही बस सिंपल स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूले डिराइव किया वो भी तो स्नेल्स लॉ लगा के ही किया है, μ इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। तो आप देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड कि ये 60 डिग्री, म्यू की वैल्यू गिवन है √2, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है फॉर मिनिमम डेविएशन, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक, ये वाला एंगल चाहिए I1, यही मुझे चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। और किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, किस केस में, ये मिनिमम डेविएशन के केस में चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में चाहिए, है ना। देखो तो मिनिमम डेविएशन के अगर केस में चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि मिनिमम डेविएशन में हमेशा R1 R2 बराबर होता है और ये a/2 के इक्वल होता है ना। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, R1 R2 इक्वल होगा विच इज इक्वल टू a/2, और a गिवन है 60, 60/2 30, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू 30 होगी। तो ये मुझे पता लग गया कि R1 की वैल्यू 30 ही है, क्लियर। एंगल गिवन है, म्यू गिवन है, ठीक। मिनिमम डेविएशन का केस है, मिनिमम डेविएशन केस समझते ही R1 R2 a/2, तो ये R1 लिख लिया, ठीक। I1 चाहिए तो बस क्या करिए, अब जो फॉर्मूले आपने लिखे थे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस आप एक बार स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, काम खत्म। अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 30, ठीक। और यहाँ देखिए साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन 30 1/2 √2 इंटू 1/2 मतलब 1/√2, ठीक है। और साइन की वैल्यू 1/√2, इसका मतलब I1 की वैल्यू 45 डिग्रीज, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। और यही आपने इससे पहले भी निकाला था, है ना, I1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ठीक है। तो वही मैंने बोला फिगर आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने स्नेल्स लॉ एक बार लगा दिया, ठीक है। प्रिज्म का जो फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, है ना, बिना उसको यूज करके भी स्नेल्स लॉ से एक लाइन में आंसर आपके पास आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, angle of incidence angle of incidence is twice the angle of refraction in case of minimum deviation, then find angle of prism if refractive index is mu is equals to √2। ठीक है, यहां पर भी जरा ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहली लाइन से क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब I1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस R1। देखो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, तो हर लाइन के साथ क्वेश्चन के साथ साथ चलिए, हर लाइन में जो इंफॉर्मेशन मिले उसे लिख लीजिए। ठीक, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने का मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन लैंग्वेज में होगी और आपको उसको अपने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, जो लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हर लाइन के साथ लिखते जाइए क्या आपके पास है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब क्वेश्चन फिर से मिनिमम डेविएशन का ही है। और बताइए जब मिनिमम डेविएशन होता है तो R1 R2 इक्वल होता है। ठीक, R1 R2 इक्वल होता है और कितना A/2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A/2। ठीक, तो I1 इज इक्वल्स टू A, ये पहले इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक, फाइंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, A ही चाहिए इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। ठीक, मिनिमम डेविएशन का केस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली गिवन है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो फॉर्मूले की चॉइस ऑब्वियस है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मिनिमम डेविएशन, तो फॉर्मूला वही जो पिछले दोनों क्वेश्चन में लगा था वही फिर लगेगा यहाँ, और यहाँ वही फिर लगेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि म्यू मतलब √2 इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल m/2 और अपॉन साइन A/2। ठीक है, और डेल m आप यहाँ देख चुके हैं। यहाँ से देखिए अगर I1 A आ गया तो डेल m की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ से डेल m की जो वैल्यू होगी कि डेल m इज इक्वल्स टू ट्वाइस I1 माइनस A। ठीक है, डेल m की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस I1 माइनस A, और I1 की वैल्यू A है तो 2A माइनस A, मतलब डेल m की वैल्यू कितनी हो गई A। ठीक, और डेल m A हो गया तो यहाँ डेल m को A लिख दें। तो यहाँ देखिए A प्लस A कितना होगा 2A, 2A/2, 2 कैंसिल, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन A अपॉन साइन A/2। ठीक, और इसको आगे सॉल्व करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं। साइन A को लिख सकते हैं 2 साइन A/2 कॉस A/2, साइन 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो √2 इसको अगर लिखते हैं 2 साइन A/2 एंड कॉस A/2। ठीक, अपॉन साइन A/2। ठीक, ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगा इसमें, और यहाँ देखिए साइन A/2 कैंसिल, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा और 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/√2, यानी कि cos A/2 1/√2 इज इक्वल्स टू cos A/2। ठीक है, और cos की वैल्यू 1/√2 मतलब एंगल 45, इसका मतलब A/2 मस्ट बी इक्वल टू 45 है ना, इसका मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 90 डिग्रीज। ठीक, और यही आपसे पूछा गया था, फाइंड एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, और इसी को आप चाहते हैं, इसी को अगर आप ऐसे ना करके ठीक, ये तो फॉर्मूला आपने लगा दिया जैसी कंडीशन थी। ठीक, और इसी को आप चाहते तो ऐसे कर लेते, वही जो मैंने बताया था कि फिगर ड्रॉ करके। ठीक है, जैसे ऐसे है, एंगल ऑफ द प्रिज्म कुछ होगा, म्यू √2 गिवन है। ठीक, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर। ठीक, ये नॉर्मल, ये इधर नॉर्मल, और ये I1 है। ठीक, और ये R1 है, और मिनिमम डेविएशन का केस है तो R1 A/2 होगा। ठीक, तो R1 को A/2 लिख दिया, और क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन की पहली लाइन में ये गिवन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A/2 और इसका डबल ये है, तो डबल ये हो गया तो A/2 का डबल A हो गया। ठीक, अब आप क्या करिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 इंटू साइन A और इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन A इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन A/2। ठीक है, और साइन A हाफ एंगल फॉर्मूला वही। ठीक है, तो 2 साइन A/2 एंड कॉस A/2 एंड √2
साइन ए बाई टू, ठीक है। साइन ए बाई टू कैंसिल, अगेन टू डिवाइड होगा 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2, इसका मतलब एंगल 45, तो a बाई 2 45, a इज इक्वल्स टू 90। सिमिलरली बिल्कुल वही सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ अ प्रिज्म। अभी तक आप देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपको जो बताया वो तीनों देखिए मिनिमम डेविएशन का केस था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मिनिमम डेविएशन की बात तो क्लियर ही हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। Angle of a prism is 30 degree. A ray of light incidents at an angle of 60 degree. If the ray emerges perpendicularly from the opposite face, then find a deviation and refractive index of the prism. इस पूरे क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए फिर से कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है कितने एंगल पर, 60 पर, ठीक। रे इमर्जेस परपेंडिकुलरली फ्रॉम द अपोजिट फेस, देन फाइंड डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ देखिए फाइंड डेविएशन, मिनिमम वर्ड आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक। मिनिमम वर्ड आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है ये, और अगर ये मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है तो अब मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो मिनिमम डेविएशन के जो 2 फॉर्मूले थे कि del m2i1 माइनस ए और म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस del m/2 अपॉन a/2, ये दोनों नहीं लग सकता इसमें, ठीक। और अगर इसमें डेविएशन पूछ रहा है तो डेविएशन का कौन सा जनरल फार्मूला यूज करेंगे। जनरल फार्मूला क्या था, i1 प्लस i2 माइनस ए। चलिए तो क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बना दें, फिगर बनाते ही आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ये कंडीशन है, ये प्रिज्म है, एंगल कितना है 30, और एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और रे ऑफ लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, ये नॉर्मल, और रे ऑफ लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है 60, ठीक। एंगल ऑफ द प्रिज्म मैंने शो कर दिया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है कितने एंगल पे 60, यहां तक क्वेश्चन की बात हो गई। आगे बढ़िए, इफ द रे इमर्जेस परपेंडिकुलरली फ्रॉम द अपोजिट फेस, मतलब ये रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म के अपोजिट फेस से इमर्ज करेगा तो कैसे इमर्ज करेगा, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मतलब ऐसे, ये रे इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, मतलब जब यहां से निकलेगा तो परपेंडिकुलरली, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब यहां देखो जब परपेंडिकुलरली इमर्ज करेगा तो ध्यान दीजिएगा सरफेस से एंगल 90 है, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, सरफेस से 90, और मैं शुरू से ये बात है ना आपको बता रहा हूं रे ऑप्टिक्स के शुरुआत से कि एंगल का मेजरमेंट हमेशा नॉर्मल से, और यहां अगर कोई पूछे ये वाला तो I1 हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर यहां पूछे कोई एंगल ऑफ इमर्जेंस तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक। एंगल ऑफ इमर्जेंस तो ये रे, और नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसे ही रहेगा, और नॉर्मल से एंगल 0 हुआ तो जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, ठीक है ना, तो हमेशा एंगल जो होगा इंसिडेंस या इमर्जेंस 1 है ना 0, तो यहाँ I1 कितना होगा 0, ठीक। और I1 0 होगा तो R1 भी 0 होगा, स्नेल्स लॉ। अगर यहाँ 1 इंटू साइन 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी म्यू इंटू साइन 0, क्योंकि म्यू तो 0 हो नहीं सकता, ठीक। तो इसका मतलब अगर कभी भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है तो यहाँ एंगल 0 हो गया, ठीक। और I 0 हो गया तो स्नेल्स लॉ तभी फॉलो हो पाएगा जब ये रे ऑफ लाइट सीधे चले जाए और R भी 0 हो, ठीक। इसका मतलब रे ऑफ लाइट जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है तो वो बिल्कुल सीधा ही चला जाता है, अपने पाथ से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होता, और इस केस में हम कहते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि when ray of light enters from one medium to another it deviates from its straight line path, ठीक। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट अपने पाथ से डेविएट करता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बिल्कुल डेविएट नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा, ठीक। तो ये बिल्कुल नॉर्मली ऐसे गया, तो यहाँ पर देखो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, R1 0, और देखिए ये तो पता है कि R1 प्लस R2 हमेशा A होता है, हमेशा ही, और अगर ये R2 0, ठीक। तो ये बताइए अगर R2 0 हो गया तो R1 30 होगा, और ये R1 है, ये एंगल 30, ठीक है, ये 30।
ये इस ट्रायंगल से भी आप देख सकते हो, ये 90 है तो ये 30 होगा, तो ये 60 होगा, तो ये ऑब्वियसली फिर 30 होगा। ठीक, अच्छा अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है डेविएशन। तो देखिए अगर आपसे डेविएशन पूछ रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिए, डेविएशन तो सीधा ही है। हाँ, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे डेविएशन का, और डेविएशन का जनरल फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 कितना है 60, I2 कितना है 0, A कितना है 30, है ना। और यहाँ कितना हो गया, जो डेविएशन आ गया, जैसे 60 माइनस 30 मीन्स 30। ठीक है, ये डेविएशन का हो गया रिजल्ट। ठीक, तो इतना डेविएट होगा लाइट, है ना। यहाँ पे देखिए मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है, जनरल फॉर्मूला है। फिगर देख के भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर नहीं है। अगर दोनों तरफ से फिगर में सिमेट्री दिखती है तभी वो मिनिमम डेविएशन है। ठीक है ना। और एक चीज और पूछ रहा है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म का चाहिए तो क्या करेंगे। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो ये नहीं कि वो म्यू वाला फॉर्मूला लगा दें कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, क्योंकि वो तो लग ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि ये मिनिमम है ही नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो एक ही चॉइस बचती है आपके पास, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो यहीं पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। अगर ये म्यू है और यहाँ पर अगर आप स्नेल्स लॉ की बात कर दें तो देखिए अगर इसी में स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 30। ठीक, and sin 60 is √3/2 and mu आपको फाइंड करना है, mu फाइंड करना है, और sin 30 1/2। तो यहाँ दिख रहा है mu इज इक्वल्स टू √3। क्लियर, तो mu की वैल्यू कितनी हो गई, √3, है ना। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन है ना, क्वेश्चन पूछा जाता रहा है तो मेंस में, या एक क्वेश्चन में बता, बिल्कुल यही सेम ही क्वेश्चन है ना, एम्स में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि एक प्रिज्म के, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस यही समझ लीजिए। एक प्रिज्म के एक साइड को, एक प्रिज्म है जिसका एंगल कितना है ए, और इसके एक साइड को सिल्वर कर दिया, यहाँ सिल्वर कर दिया। ठीक, और जब एक साइड को सिल्वर कर दिया तो ऑब्वियसली अब रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल नहीं पाएगा, बल्कि रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो ये दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a। ठीक, क्वेश्चन ये था एक प्रिज्म जिसका एंगल a है, उसके एक फेस को सिल्वर कर दिया। ठीक, और एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द अनसिल्वर्ड फेस, है ना। और ये रे ऑफ लाइट जब इस सिल्वर्ड फेस से रिफ्लेक्ट होता है तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। ये गिवन थी कंडीशन। ठीक, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड फेस द रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक, और ये बताइए अपने पाथ को रिट्रेस कैसे करेगा। अब जैसे कोई प्लेन मिरर आपने ले लिया, ठीक, और कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आता है तो वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए ऐसे चला जाता है। अगर कोई बोले कि प्लेन मिरर पे लाइट को सेम पाथ रिट्रेस करना है, मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पे जाना है, तो उसे नॉर्मली इंसिडेंट होना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो जिस रास्ते से आया उसी पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये मिरर जैसा काम करेगा। और अब हमारा रे ऑफ लाइट जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, और जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, और ये बिल्कुल ऐसे ही लौट आएगा। और अगर किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि एक फेस को सिल्वर कर दिया और रे ऑफ लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो ये आपको पहचाना था या 90 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था। अब ये बताइए अगर ये एंगल 90 हो गया तो ये 90 माइनस ए हो गया, तो ये वाला एंगल फिर से ए हो जाएगा। ठीक, या पिछले क्वेश्चन की तरह अगर ये सिल्वर नहीं होता तो नॉर्मली इंसिडेंट हो जाता, नॉर्मली इमर्ज कर जाता, तो I2 0 होता और R2 0 होता, और R2 0 होता तो R1 a के बराबर होता, तो यही तो R1 है ना। और बस यहाँ म्यू पूछा गया था तो क्या करना था, स्नेल्स लगा देना था, 1 इंटू साइन 2a इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन a। ठीक है ना। साइन 2a मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन a। ठीक, साइन ए कैंसिल। ठीक है, साइन 2a को हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ देखिए म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2 कॉस a। ठीक,
तो यही आंसर था। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है ना। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं आपको। क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, ठीक है, और अलग अलग खास तौर से जेई में, मेंस में, एडवांस में प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी हद तक दिखे और नीट वगैरह में भी काफ़ी दिखा। तो क्वेश्चंस आपको लेने हैं और डेविएशन के क्वेश्चंस को आपको लगाना है। ठीक है, फॉर्म मैंने बता दिया, ठीक, और तरीका मैंने बता दिया कि कैसे आपको आगे फॉलोअप करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे के सेक्शन को डिस्कस करते हुए।